स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 के लिए जियोग्राफी यानी दोस्तों भूगोल का वीकली टेस्ट के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका वीकली टेस्ट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो आप वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और इस बार का जो आपका जो पैटर्न है दोस्तों कुछ अलग होगा, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 16 को क्वेश्चंस पूछेगा, लेकिन 10 को ही एमसीक्यू प्रश्न रहेगा। इस बार पिछले जो आपका एमसीक्यू हुआ था उसमें 16 एमसीक्यू था, लेकिन इस बार दोस्तों 10 एमसीक्यू प्रश्न रहेगा, 6 आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। और सब्जेक्टिव में भी अलग अलग कैटेगरी था, जैसे कि मैं आपको बताए थे, फिर से बता देते हैं। 2 आपका प्रश्न रहेगा दोस्तों जिसका मार्क्स होगा 2, यानी कि 2 प्रश्न दोस्तों 2 नंबरीय रहेगा, 2 प्रश्न 3 नंबरीय और 2 प्रश्न दोस्तों आपका 5 नंबरीय वाला रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का दोस्तों इस बार आपका वीकली टेस्ट का एग्जाम होने वाला है। कोई भी दिक्कत या परेशानी की बात होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम कब से हो रहा है, ठीक है। नीचे एक बार कमेंट कीजिएगा। एक बच्चा दोस्तों कमेंट किया था कि उनका जो कितना अक्टूबर 16 कि 18 अक्टूबर कमेंट किया था कि उनका जो वीकली टेस्ट हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा होगा। आपका दोस्तों स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम कब हो रहा है नीचे एक बार कमेंट करके बताइएगा, ताकि दोस्तों मैं आपका जो तैयारी आसानी से करा सकूं, ठीक है। तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि हाफ ईयरली का एग्जाम आप सभी का जो स्कूल या कॉलेज में कितना तारीख से हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज का ये शानदार वीडियो को हम लोग स्टार्ट करता है। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जियोग्राफी के लिए दोस्तों हम लोग जो पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। कहता है कर्क एवं मकर रेखाओं में मकर रेखाओं के जो मध्य स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है। जो कर्क और मकर रेखाओं के जो मध्य में दोस्तों बीच वाला जो स्थित जो क्षेत्र होता है, ये कर्क हो गया, ये मकर रेखा हो गया। इसके जो बीच वाला जो क्षेत्र हो गया, ये कौन से क्षेत्र में कहलाता है, कि इसका जो क्षेत्र ये कैसा होता है। और जितना भी प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए और अर्धवार्षिक परीक्षा सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उष्णकटिबंध, ठीक है। चलिए 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है सीएफसी का उत्सर्जन सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों सीएफसी का जो उत्सर्जन ये कौन से देश के अनुसार सबसे ज्यादा किया जाता है, क्या जापान या यूएसए या चीन या भारत। तो यूएसए के अनुसार, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि दोस्तों क्या बोलते हैं, बोल दिए जो अभी बोलना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे दोस्तों यूएसए के अनुसार किया जाता है, कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट कीजिएगा जल्दी से, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है। तो दोस्तों भूमध्य रेखाएं वर्षा वन को दोस्तों क्या कहता है, भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नंबर। 4 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है, क्या वर्ष भर वर्षा या मुख्यतः शीत वर्षा में वर्षा या मुख्यतः ग्रीष्म वर्षा में जो ऋतु में वर्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा, ठीक है। चलिए 5 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन हरित गृह प्रभाव का परिणाम है। हरित गृह हरा ग्रह प्रभाव का परिणाम क्या है। तो दोस्तों तापमान का बढ़ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है ओजोन का सबसे अधिक ह्रास होता है, ह्रास होता है या ह्रास क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बोलता है अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 7 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि धान के खेत में जो खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो जो धान का रोपाई होता है दोस्तों, बुनाई होता है, उसमें आप धान बोते हैं या किसान लोग बोते हैं, तो उसमें दोस्तों एक गैस उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं मीथेन गैस, ठीक है, CH4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सूत्र सही है कि नहीं कमेंट कीजिएगा। चलिए 8 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर तापमान का ची होता है। तब विषुवत रेखा से दोस्तों ध्रुवों की ओर आने पर जो तापमान होता है ये घट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, लेस हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण किस गैस का है। तो कौन से गैस का है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलिए बी नंबर। 10 नंबर दोस्तों ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना जाता है। तो
तो दोस्तों कौन सा वर्ष विश्व का सबसे गर्म वर्ष या गर्म साल माना जाता है? तो 1998 याद रखिएगा, ठीक है, 1998 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, इस प्रकार से 10 हम लोग एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व किया बहुत ही अच्छी तरीका से। नीचे कमेंट करिए और बताइएगा कि कितना अच्छा लगा आपको, ठीक है। अब हम लोग इंटर कर चुके हैं दोस्तों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 को प्रश्न पूछेगा, 2 अंक का रहेगा, 4 नंबर का आपका रहने वाला। पहला प्रश्न है कि इस प्रकार की जलवायु में, ठीक है, तापांतर बहुत कम होता है, तापमान बहुत कम होता है कौन से जलवायु में? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु में तापमान जो बहुत ही कम होता है, या कर्क और मकर रेखा के बीच जो है पाई जाती है। तो लगता है ऊपर में दोस्तों हम लोग क्या बोले थे, उष्ण कटिबंध बोले थे ना, हाँ बोले थे शायद। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए था उसका, और यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उष्ण कटिबंध में दोस्तों क्या होता है, जो तापमान ये बहुत ही कम होता है, और ये दोस्तों कर्क और मकर रेखा के बीच पाया जाता है कि नहीं? हाँ। चलिए, एक प्रश्न दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत आप सभी को क्लास 9th में हम पढ़ाए थे, ठीक है, तो कीजिएगा नीचे कमेंट, आपको याद है तो। चलिए, 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है, सौर कलंकों में वृद्धि होने पर किस प्रकार की जलवायिका, ठीक है, जलवायविक दशाएं प्रचलित होती है या होंगी? तो सौर कलंकाओं की संख्या बढ़ने पर दोस्तों मौसम ठंडा और जो आर्द्र हो जाता है, तो तूफानी की संख्या बढ़ जाती है। बहुत ही सिंपल आंसर। चलिए आगे दोस्तों, लघु उत्तरीय में हम लोग इंटर कर चुके हैं, और इसमें भी दोस्तों कुल आपका 2 प्रश्न रहेगा, जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा, यानी 6 नंबर का, ठीक है, टोटल। पहला प्रश्न दोस्तों कहता है, जलवायु के वर्गीकरण के लिए कोपोन के द्वारा किन 2 जलवायविक चरों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर में लिखिएगा तापमान तथा वर्षण 2 जलवायविक चर है जिनका प्रयोग कोपोन के द्वारा जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। तापमान और वर्षण 2 जलवायविक चर है। चर कितना है? 2 चर हो गए, तापमान 1 वर्षण, जिनका प्रयोग कोपन के द्वारा जलवायु के वर्गीकरण यानी कि बांटने में किया जाता है, ठीक है। चलिए, दूसरा का नंबर का प्रश्न है, कहता वर्गीकरण की जनिक प्रणाली अनुभाविक प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? वर्गीकरण बंटवारा में जननिक प्रणाली और एक होता है, एक आपका अनुभविक प्रणाली होता है। तो इसमें दोस्तों किस प्रकार से इसका जो भिन्न है, अंतर है, ठीक है। देखिए, अनुभविक वर्गीकरण में दोस्तों प्रेक्षित किया गया विशेष रूप से तापमान एवं वर्णन से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होता है, और जननिक वर्गीकरण जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास करता है, एक तापमान पर और एक आपका जलवायु पर, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तर को लिखिएगा संधार। इस प्रकार दोस्तों हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एंटर कर चुके हैं। इसमें भी प्रश्न का जो संख्या है 2 है, लेकिन प्रश्न का जो नंबर है 5 रहेगा 10 नंबर का, ठीक है। कहा गया पहला प्रश्न है, सी तथा ए प्रकार के जलवायु में आप जो है किस प्रकार की वनस्पति पाएंगे? तो एक होता है दोस्तों सी प्रकार का, एक होता है ए प्रकार का, एक बी प्रकार का होता है, एक डी प्रकार का होता है, लेकिन सी और ए प्रकार के जलवायु पूछा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे वनस्पति यानी कि पेड़ पौधा पाया जाता है, ठीक है। उत्तर नंबर में देख लीजिएगा, ए प्रकार के जलवायु की वनस्पति क्या है? तो यहाँ संपूर्ण वर्ष, ठीक है, सूर्य क्या होता है, उद्वर्त रहता है तथा अधिक वर्षा पादपों के विकास के लिए उपयुक्त है। यहाँ वर्षा वन पाए जाते हैं। इस जलवायु में सघन वितान तथा व्यापक जीव विविधता वाले उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं, जो कि सदाहरित यानी कि हमेशा क्या होता है, हरा भरा रहता है। और इस जलवायु में पर्णपाती वन एवं पेड़ों से ढके हुए घास भूमियां पाई जाती हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो उष्ण कटिबंध जो है ये आपका कहाँ आता है, कर्क और मकर रेखा के बीच में आता है ना। जी हाँ सर, बीच में आता है। अब बीच में जब आएगा तो बोला कि कम यहाँ पर तापमान जो कम होता है, कम तापमान होने के कारण दोस्तों हमेशा हरा भरा क्षेत्र रहता है ये प्रकार में, ठीक है। और यहाँ पर जो क्षेत्र रहता है पूरा हरा भरा, और जो भूमि रहता है दोस्तों ये घास फूस से क्या होता है, झपा हुआ रहता है, क्योंकि कम तापमान के कारण, ठीक है। वर्षा भी होगा, पूरा झमाकादार वर्षा होता होगा, ठीक है। चलिए सी नंबर, तो सी प्रकार के जो जलवायु है दोस्तों इसका वनस्पति कैसा होगा, तो कोष्ण शीतोष्ण जलवायु 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश के मुख्य जो आपका मध्य मुख्य महाद्वीपों के पूर्वी एवं पश्चिमी सीमांतों पर विस्तृत है। और इस जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु कोष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय वन के समान है, ठीक है, या उष्ण कटिबंधीय वन के समान है। इस वनों में पेड़ और झाड़ियाँ आते हैं, चोरी, ठीक है, पतली वाले जो आपका चौड़े पतली वाले पेड़ जो गर्मियों में सघन वितान प्रदान करते हैं और ठंडा में अपने पत्ते गिरा जाते हैं। छोटे वृक्ष और विभिन्न ऊंचाइयों में
जो आपकी गर्मी और जो आपका वसंत में तेजी से बढ़ते हैं, फॉरेन स्लेश और अन्य पौधे जो कि वसंत में तेजी से जो आपका बढ़ते लेकिन ठंडे में लुप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों वसंत ऋतु आता है तो आप सभी जानते हैं कि कैसा उसका दिन होता, माहौल कैसा होता, पूरा हरा भरा, ठंडा आएगा जैसे ही झड़ जाएगा, जैसे कि ठंडा आने वाला, ठंडा में सब पत्ता पत्ती जब झड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर लिखिएगा। एक और प्रश्न दोस्तों आपका बचेगा, दीर्घ उत्तरीय का। अगर आपको दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो को पसंद लग रहा है, एक लाइक दोस्तों वीडियो को कर लीजिएगा। चैनल पे दोस्तों अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जो सवाल पूछे थे शुरू में दोस्तों की अर्धवार्षिक परीक्षा आपका कब है नीचे कमेंट कीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों से आप क्या समझते हैं और ग्रीन हाउस गैसों की एक सूची तैयार कीजिए। चलिए, तो ग्रीन हाउस जो है कांच का बना होता है। ग्रीन हाउस हरा भरा जो हाउस है ये कांच का बना होता है। कांच प्रवेश से सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है। ठीक है, जो तरंग दोस्तों आर पार होता है ये शीशा में आर पार हो सकता है। ठीक है, मगर ठीक है क्या वही गर्मी की विकिरण की दीर्घ तरंग के लिए अप्रदर्शित रहती है, ज्यादा वाला तरंग नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार कांच अधिकाधिक विकिरण को आने देता है और दीर्घ तरंगों वाले विकिरण को कांच घर से बाहर जाने से रोक देता है। ठीक है, रोकता है। और इससे ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक होता है और ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता। बहुत ही अच्छा सवाल लिखे हैं दोस्तों जवाब में। ठीक है, वायुमंडल परिवेशी और सौर विकिरण का पोषण पर पोषण परापेषण की करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाले अधिकतम दीर्घ तरंगे को अवशोषित कर लेता है। वी तरंगे जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है ग्रीन हाउस गैस कहलाती है और वायुमंडल का तापमान करने वाली प्रक्रिया को संबोधित ग्रीन रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव करता है। तो ये रहा दोस्तों ज्योग्राफी का आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका बोर्ड एग्जाम 2024 साथ में दोस्तों आपका अर्धवार्षिक परीक्षा जितना भी परीक्षा होगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वीडियो समझ में आया लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का भी नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों हम लोग इस तरह और भी नए वीडियो में।